हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 16। इंदौर। शक्ति काशी को लेकर इंदौर के एक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया। दोनों आकर टेबल के इर्द गिर्द बैठे। वेटर वेलकम ड्रिंक लेकर चला आया और रख कर चला गया। काशी और शक्ति ने अपना अपना ग्लास उठाया और जूस पीने लगे। काशी आज इतनी प्यारी लग रही थी कि शक्ति की तो नजरें बस उस पर जम सी गई। शक्ति को अपनी ओर देखते पाकर काशी ने कहा, क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें लगता है तुम्हें हमारी ही नजर लग जाएगी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शक्ति ने प्यार भरी नजरों से काशी को देखते हुए कहा। थैंक यू, वैसे आज तुम भी कुछ अलग लग रहे हो। काशी ने शक्ति की परेशानी भांपते हुए कहा, जिसे शक्ति काफी देर से छुपाने की कोशिश कर रहा था। कैसे? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? शक्ति ने एक घूंट भरते हुए कहा। चलो अब बताओ, क्यों परेशान हो? क्या तुम हमें लेकर परेशान हो? काशी ने पूछा। शक्ति ने सुना तो समझ गया कि वह काशी से ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए कहा, हाँ, सुबह जो हादसा हुआ हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। क्या तुम्हें पता चला वो गोली किसने चलाई थी? काशी ने अपनी आंखों को बढ़ाकर धीरे से पूछा। नहीं, लेकिन हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। वो ज्यादा दिन तक हमारी नजरों से छुप नहीं सकता। वैसे तुम्हें अब डर नहीं लग रहा? शक्ति ने पूछा। हम एक पुलिस वाले की होने वाली वाइफ हैं। तुम्हारे होते हमें डरने की क्या जरूरत है? काशी ने शक्ति की आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा। शक्ति मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल। अच्छा काशी, तुमसे एक बात पूछे? हाँ पूछो, काशी ने कहा। हमसे मिलने से पहले क्या कोई तुम्हारा दोस्त रहा है, कॉलेज या बाहर? शक्ति ने पूछा। काशी ने सुना तो उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने शक्ति को अपने बारे में पहले ही सब बता दिया था। कॉलेज में गौरी, ऋतु, प्रिया के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। एक लड़का था जिसे भी मुन्ना और वंश ने भगा दिया था। काशी को चुप देखकर शक्ति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, हम तुम पर शक नहीं कर रहे काशी, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम सहज नहीं हो तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। शक्ति, तुम हमारी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी लड़के हो। हमने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिली। और फिर पापा और भाइयों का गुस्सा जानते हो ना तुम। उनके सामने कभी किसी लड़के से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं हुई। कोई हमारे आसपास भी आता है तो वंश भैया और मुन्ना भैया उसे भगा देते हैं, काशी ने कहा। अच्छा, वंश मुंबई गया है और मुन्ना क्या कर रहा है इन दिनों? शक्ति ने पूछा। अरे वाह, वंश भैया और मुन्ना भैया तुम्हारे भी कुछ लगते होंगे। तुम खुद उनसे पूछो, काशी ने कहा। हाँ, हम पूछ सकते हैं। मुन्ना से तो हम आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन वंश थोड़ा सा, उससे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट लगती है हमें। वो शायद हमें पसंद नहीं करता, शक्ति ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वंश भैया बहुत अच्छे हैं। वो तो अभी तुम दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हुई ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। और फिर वंश भैया हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम हमारे लिए सही लड़के हो या नहीं, ये सोचकर वो अपसेट हो सकते हैं शायद, काशी ने कहा। तो क्या हम तुम्हारे लिए सही लड़के नहीं हैं? शक्ति ने काशी की तरफ देखकर पूछा। हम सोच रहे हैं, एक बार फिर सोच ले, काशी ने शक्ति को छेड़ने के लिए कहा। शक्ति ने सुना तो उसे बुरा लगा। वह उठा और वहां से चल पड़ा। काशी ने देखा तो वह उठी और शक्ति के पीछे आते हुए कहा, शक्ति सुनो, अरे हम मजाक कर रहे थे। शक्ति सुनो ना बाबा। चलते चलते शक्ति रुका और पलटकर काशी का हाथ अपने धड़कते दिल पर रखकर कहा, तुम हमें जान देने के लिए कहोगे, हम हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन ऐसा मजाक हमारे साथ मत करना काशी। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे पास रहकर, साथ रहकर तुम हमें जितना मर्जी सताओ, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन ये जाने वाली बातें, ये फिर मत करना। काशी ने शक्ति की आंखों में देखा, जिनमें उसे अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी।
शक्ति उससे इतना प्यार करता है जानकर काशी मुस्कुरा उठी और उसके सीने से आ लगी। वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। बनारस मुरारी का घर। रात का खाना खाने के बाद मुन्ना कुछ देर हॉल में ही बैठा रहा। उसने गौरी को मैसेज किया, लेकिन गौरी ने ना मैसेज देखा ना ही कोई जवाब दिया। मुन्ना ने फोन साइड में रख दिया और टीवी ऑन कर लिया। रात के 10 बज रहे थे। मुरारी अभी तक घर नहीं आया था। अनु अपने कमरे में थी और कृष्णा भी अपना काम खत्म करके खाना खाने बैठ गया था। घर में अकेले मुन्ना का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह उठा, बाइक की चाबी ली और घर से निकल गया। बाइक लेकर मुन्ना 80 घाट चला आया। घाट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग थे जो यहाँ वहां घूम रहे थे। मुन्ना एक खाली सी सीढ़ी देखकर उस पर आ बैठा। खामोश बैठा मुन्ना सामने बहते गंगा के पानी को निहार रहा था। चमकते चांद की रोशनी में वो पानी बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुन्ना एकटक उस पानी को देखता रहा। वह बीते पलों को याद करने लगा। जब भी मुन्ना घर से बाहर आता था, वंश उसके साथ होता था, लेकिन आज वंश की कमी उसे खल रही थी। वंश अपने सपनों के लिए मुंबई चला गया। इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुन्ना को, लेकिन साथ ही वंश से दूर जाने का दुख भी था। मुन्ना भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक प्यारा सा कपल शुगर कॉटन कैंडी खाते उसके सामने गुजरा। मुन्ना उन दोनों को देखने लगा। दोनों साथ में कितने मासूम लग रहे थे और हंसते खिलखिलाते बातें कर रहे थे। कैंडी खाते हुए लड़की के गाल पर भी लग गया और लड़के ने बड़े प्यार से उसे अपने होठों से हटा दिया। ये देखकर मुन्ना ने नजरें घुमा ली और बड़बड़ाया, ये बनारस के लोगों को क्या हो गया है? सब इतना फ्रैंक कैसे होने लगे हैं? मुन्ना भैया, नाव की सवारी करी हो? तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते लड़के ने मुन्ना से कहा, जिसकी नाव गंगा किनारे खड़ी थी और वह नाव लेकर जाने वाला था। घाट पर अकेले बैठने से मुन्ना को नाव की सवारी करना ज्यादा ठीक लगा। उसने उठते हुए कहा, हाँ चलो, आज मन भी है। अरे भैया, जब मन है तो उसको मारना काहे? चलो आओ। कहते हुए लड़का आगे बढ़ गया और मुन्ना उसके पीछे पीछे चला आया। नाव पर 2-4 लोग और थे, लेकिन मुन्ना को उनसे क्या मतलब? वह तो जाकर नाव के एक छोर की तरफ बैठ गया अकेले। बाकी सब नाव के बीच बनी बेंच और दूसरे किनारों पर बैठे थे। नाव वाले लड़के ने नाव चालू कर दी, लेकिन अभी भी वहीं खड़ा था। शायद 1-2 सवारी और देख रहा था, जिससे उसकी आज की दिहाड़ी पूरी हो सके। मुन्ना नाव के छोर पर बैठा पानी को देख रहा था। दूर एक लाइन में बने घाटों के मंदिरों और दीवारों पर लाइट्स जगमगा रही थी, जिन्हें देखते हुए मुन्ना कहीं खो सा गया। आइए मैडम, जरा ध्यान से अपना हाथ दे दीजिए। लड़के की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी। मुन्ना ने पलटकर देखा, चमचमाती साड़ी में लिपटी एक महिला नाव में आ रही थी और नाव में सवार हर कोई बस उसे देखे जा रहा था। महिला अंदर आई। मुन्ना ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उर्वशी ही थी और उसके साथ उसका बैग उठा एक लड़का था जो सबको उससे दूर हटने को कह रहा था। उर्वशी को वहां देखकर मुन्ना को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने नजरें घुमा ली, लेकिन उर्वशी ने मुन्ना को वहां देख लिया। वह आकर बिल्कुल मुन्ना के सामने नाव के दूसरे छोर पर आ बैठी। नाव आगे बढ़ गई, इसलिए मुन्ना भी वापस नहीं जा सकता था। उर्वशी बस एक टक मुन्ना को देखे जा रही थी। मुन्ना की नजर भी ना चाहते हुए सामने चली जाती और जैसे ही उर्वशी से मिलती बस असहज हो जाता। नाव वाला लड़का मुन्ना के पास बैठा और कहा, क्या बात है मुन्ना भैया, थोड़े परेशान दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, आज की दिहाड़ी कैसी रही? मुन्ना ने बात बदलते हुए कहा, अरे कहाँ भैया, बनारस में कौन अब इन छोटी नावों पर घूमता है? मुश्किल से इतनी सवारी मिल जाती है कि गुजारा हो सके बस। लड़के ने कहा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जिन्हें अब भी ये नाव पसंद आती है। जानते हो क्यों? मुन्ना ने कहा। काहे? लड़के ने पूछा। क्योंकि यहाँ बैठकर बनारस की खूबसूरती को आंखों में भरा जा सकता है, इन घाटों की रौनक को करीब से महसूस किया जा सकता है और इस हवा को खुद में उतारा जा सकता है, जिसका मुकाबला ये बड़े बड़े क्रूज नहीं कर सकते। क्या समझे? मुन्ना ने कहा, समझ गए भैया, बनारस के लिए तुम्हारा प्यार आज भी ना बदला है। लड़के ने खुश होकर कहा। लड़के के साथ साथ उर्वशी भी मुन्ना की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। बनारस की तारीफ सुनकर वह नाव के साइड में बनी बेंच पर आ बैठी
और थोड़ा झुककर अपना हाथ पानी में डुबो लिया। ठंडा पानी उसे सुकून पहुंचा रहा था और साथ ही वह मुन्ना को थोड़े करीब से देख सकती थी। मुन्ना भैया, कुछ सुना दीजिए ना, लड़के ने कहा। हम? अरे नहीं, हम क्या सुनाएंगे, मुन्ना ने कहा। अरे का भैया, घाट पर सबको पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, अब सुना दीजिए ना, लड़के ने कहा। अरे नहीं यार, हम तो बस ऐसे ही कभी कभी गुनगुना लिया करते हैं, अभी क्या सुनाए तुमको, मुन्ना ने कहा। अरे भैया प्लीज सुना दीजिए, वैसे भी आज ये रात काटने को दौड़ रही है, तुम्हें गाने से कुछ अच्छा लगेगा, सुनाओ भैया, नाव पर मौजूद दूसरे लड़के ने कहा। मुन्ना गाने के बारे में सोचता इससे पहले ही वहां बैठी उर्वशी ने गाना शुरू कर दिया। हाँ, डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह, देख के तुझे ही रात की हवा ने बात थाम ली है हाथ की तरह। वहां मौजूद सभी लोगों ने उर्वशी की आवाज सुनी तो सब उसके दीवाने हो गए। इतनी मधुर और चीनी सी मीठी आवाज किसी ने आज तक नहीं सुनी थी। गाने से मुन्ना का ध्यान भी उसकी ओर खींचा चला गया। वह खुद को आगे गाने से रोक नहीं पाया और गाने लगा। इन आँखों में जैसे रात की नदी, ये बाजी तो हारी है 100%। हाँ, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। वहां मौजूद लोग उस गाने को सुनकर थोड़ा खुश हुए। सब उर्वशी और मुन्ना की तारीफ करने लगे, लेकिन मुन्ना अपनी जगह बैठा रहा। नाव मणिकर्णिका घाट से घूमकर वापस 80 घाट चली आई। सभी एक एक करके नीचे उतरने लगे। सबसे आखिर में मुन्ना उतरा और लड़के को पैसे देने लगा तो लड़के ने कहा, अरे का मुन्ना भैया, आपसे पैसे लेंगे का, रखो। कहते हुए मुन्ना ने रुपए लड़के के शर्ट की ऊपरी जेब में डाल दिए और चला गया। कुछ ही दूर चला के सामने उर्वशी मिल गई। मुन्ना को रुकना पड़ा। सबने मेरी तारीफ की, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया, उर्वशी ने मुन्ना को देखते हुए कहा। अच्छा था, मुन्ना ने कहा, हालांकि वह उर्वशी से किसी भी तरह की बात करना बिल्कुल नहीं चाहता था। इतना भी खास नहीं था, पर तुमने अच्छा गाया, क्या तुम मुझे सिखाओगे, उर्वशी ने कहा। आपको किसी अच्छे म्यूजिक टीचर से सीखना चाहिए, जरा साइड होंगी प्लीज, मुन्ना ने कहा और उर्वशी को साइड करके वहां से चला गया। उर्वशी मैडम, ये लड़का आपको घास तक नहीं डालने वाला, इसकी तो बातों में ही एटीट्यूड है, उर्वशी का बैग थामे वाले लड़के ने कहा। तुम बस देखते जाओ मोहन, ये मुझे घास भी डालेगा और अपने हाथों से वो घास खिलाएगा भी। उर्वशी नाम है मेरा, मेरे सामने कोई कब तक टिकेगा। कहकर उर्वशी हंस पड़ी। मुंबई नवीन का घर। नवीन और मेघना के आने के बाद निशी और वंश का झगड़ा कुछ देर के लिए रुक गया। वंश तो बेचारा ये सोचकर आया था कि निशी उसे देखते ही खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा निशी उसे काटने को दौड़ रही थी और वंश को उसकी वजह भी नहीं पता थी। रात के खाने के बाद वंश ने मेघना और नवीन को तोहफे दिए जो वह उनके लिए लेकर आया था। वंश निशी के लिए भी तोहफा लेकर आया था, लेकिन इस वक्त उसने निशी को वह देना ठीक नहीं समझा। निशी ने देखा वंश सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, तो वह सबके बीच से उठकर अपने कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ है, नवीन ने कहा। पता नहीं, जब से बनारस से वापस आई है ऐसे ही अजीब बिहेव कर रही है। आपकी बेटी है, आप ही पूछिए, मेघना ने कहा। कैसी बातें कर रही हो मेघना, निशी हम दोनों की बेटी है,
लेकिन वो ऐसे अचानक यहाँ से क्यों चली गई? नवीन ने कहा। मैं बताता हूँ अंकल, वंश ने उदास सी शक्ल बनाकर कहा तो नवीन और मेघना उसे देखने लगे। वंश ने उन दोनों को देखा और पहले से ज्यादा उदास होकर कहने लगा, निशी मेरी वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। उससे शायद मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। बनारस में भी वो मुझे बिना बताए चली आई। मैं वहां माँ से कह रहा था कि मैं निशी को सही सलामत मुंबई ले जाऊंगा, लेकिन वो पहले ही चली आई। आई नो वो मुझे पसंद नहीं करती और उसे ये भी पसंद नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अभी भी यहाँ से चला जाता, लेकिन इतनी रात में जाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई हो। वंश ये क्या कह रहे हो बेटा, मैं अभी जाकर निशी से बात करता हूँ, नवीन ने कहा। नहीं अंकल, आप निशी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं नहीं चाहता आप लोगों का रिलेशन खराब हो। प्रॉब्लम मैं हूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, वंश ने कहा। देखा, इस बेचारे को अब भी उस लड़की की परवाह हो रही है और आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। मेघना ने वंश की साइड लेते हुए कहा, नो आंटी, ये बस माँ के दिए संस्कार हैं। बस मैं इतना चाहता हूं मैं कल जाऊं तो आप मुझे रोके नहीं, वंश ने सर झुकाकर कहा। वंश की बातों से नवीन और मेघना भी उदास हो गए, लेकिन सर झुकाए वंश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब आएगा मजा जब कल सुबह उस छिपकली को सुनने पड़ेंगे लेक्चर और उसी के घर में उसकी बैंड बजेगी। आह, कितना मजा आएगा। मैं तो अभी से ये सब इमेजिन कर रहा हूँ। तो वंश के साथ साथ आप लोग भी उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।